मल्टी लेवल क्यूज हमारे पास हम लोग पीछे प्रोसेसर की स्केजुलिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, किस तरह से स्केजुलिंग करते हैं। इसके अंदर एक है मल्टी लेवल क्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू सेपरेट क्यूज। अब रेडी क्यू के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिन्होंने सीपीयू के ऊपर चलना होता है। वहाँ पे रेडी क्यू की पार्टीशनिंग कर दी जाती है, रेडी क्यू को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है और उस रेडी क्यू की मल्टीपल क्यूज बना ली जाती है, ठीक है। अब उन मल्टीपल क्यूज के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे 2 का बताया हुआ है, हमारे पास प्रोसेसेस कौन से होते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड वो होते हैं जो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं, जो हमारे सामने इस टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं, हमारे सामने रन हो रहे हैं, हमारे इंटरफेस के ऊपर काम हो रहा है। बैकग्राउंड कौन से, जो सिस्टम की बैकएंड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। जब उनके साथ हम कोई इंटरेक्शन करेंगे वो एक्टिव होकर तब हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो फोरग्राउंड को इंटरेक्टिव और बैकग्राउंड को बैच सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। प्रोसेसेस परमानेंटली इन अ गिवन क्यू। अब हमने कहा है कि हमने रेडी क्यू को डिवाइड कर लिया, उसके अंदर प्रोसेसेस को डाल दिया, ठीक है, क्यूज बना लिए, उन क्यूज के अंदर हमने प्रोसेसेस को डाल दिया। अब क्या हुआ कि क्यूज के अंदर वो प्रोसेसेस जो है वो परमानेंटली उस क्यू को एलोकेट हो गए, जिस क्यू को हमने असाइन किए हैं। प्रोसेसेस जो है रन टाइम पे एक से दूसरे क्यू के अंदर शिफ्ट नहीं हो सकते, जिस क्यू को दिए हैं उसी के अंदर उन्होंने स्केड्यूल होके आगे फिर एलोकेट होना है, ठीक है, रन होना है। ईच क्यू हैज इट्स ओन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब जो क्यूज हम एक क्यू को डिवाइड करके मल्टीपल क्यूज बनाए हैं ना, उस हर एक क्यू का अपना अपना स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा, ठीक है। जैसे एक क्यू को हमने राउंड रॉबिन दे दिया, दूसरे को हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दे दिया, तीसरे को हमने जो है एसटीएफ दे दिया, ठीक है। इस तरह से हर एक को मिल जाएगा। फिर जो है वो हर एक क्यू अपनी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू जो है अपने अपने प्रोसेसेस को रन करवाएंगे सीपीयू के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर आई कि प्रोसेसेस एक से दूसरे क्यू के अंदर मूव नहीं कर सक रहे और वो जो है परमानेंटली उसी क्यू के पास है, जिसकी वजह से स्टारवेशन भी हो सकती है कि प्रोसेस जो है वो क्यू के अंदर पड़ा हुआ है बहुत लंबे टाइम से, उसकी टर्न नहीं आ रही, सीपीयू को नहीं मिल रहा, हो सकता है उसके क्यू की प्रायोरिटी कम हो, ठीक है, उसकी बारी नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा मसला हो गया। फिर इसी मल्टी लेवल क्यू के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और हमने क्या किया, ये मल्टी लेवल क्यूज है, ठीक है, क्यू को डिवाइड कर दिया मल्टीपल क्यूज के अंदर और हर एक क्यू के अंदर उसके अपने अपने प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने फिर इसके अंदर क्या किया, इसको थोड़ा सा एडवांस किया और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू बना दिया। फीडबैक से क्या हुआ कि प्रोसेसेस जो हैं अब इन क्यूज के दरमियान मूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस एक क्यू से दूसरे क्यू के ऊपर मूव कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो प्रोसेसेस जिनकी टर्न नहीं आ रही बहुत लंबे टाइम से, वो खुद को जो हाई प्रायोरिटी वाला क्यू है उसके अंदर जो है मूव कर लेंगे। इस तरह से उनकी टर्न आ जाएगी और स्टारवेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन था। A process can move between various queues. Aging can be implemented this way. ठीक है, इस तरह से प्रोसेसेस एक से दूसरे क्यू के अंदर मूव करते रहे और एजिंग इम्प्लीमेंट। एजिंग क्या था कि जब प्रोसेसेस स्टारवेशन हो रहे हैं, स्टारवेशन का शिकार हो रहे हैं, तो तब उनकी प्रायोरिटी हाई हम कर देते थे ताकि उनकी एजिंग हो जाए और उनकी टर्न ना आ जाए। तो यही है कि जब सीपीयू सॉरी क्यू के अंदर बारी नहीं आ रही तो वो प्रोसेस खुद को क्या है मूव कर लेते हैं हाई प्रायोरिटी वाले के अंदर और फिर उनकी टर्न आ जाती है, ठीक है। तो ये 2 था थोड़ा-सा क्यू का, ठीक है? कि किस तरह से हम क्यू को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये बताया हुआ है, जैसे ये एक क्यू के अंदर हमने क्या या क्या मल्टीपल क्यूज़ बने हुए हैं। हर एक क्यू का अपना-अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है? और जैसे यहाँ पे 2 पे राउंड रॉबिन चल रहा है, इस पे एफसीएफएस चल रहा है। अगर यहाँ पे किसी की बारी नहीं आ रही, तो क्या यहाँ से मूव करके दूसरे क्यू के अंदर आ सकते हैं, जहाँ पे उसकी टर्न आ सकती है, ठीक है? इस तरह से ये मूव करके खुद को जो है वो अपनी बारी ले आते हैं सीपीयू पे। अच्छा, थ्रेड स्केजुलिंग। थ्रेड स्केजुलिंग क्या है, जिस तरह हमने सीपीयू की स्केजुलिंग की इस तरह से थ्रेड स्केजुलिंग होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड। अब हमारे पास 2 तरह के थ्रेड होते हैं, एक होता है यूजर लेवल और एक होता है कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। व्हेन थ्रेड सपोर्टेड, थ्रेड स्केजुअल नॉट प्रोसेसेस। जब आप थ्रेड्स के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने थ्रेड्स को स्केजुअल करते हैं, वहाँ पे प्रोसेसेस स्केजुअल नहीं होते। एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड होते हैं फिर उनको स्केजुअल किया जाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट मॉडल है, मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ठीक है, ये हमने देखे थे। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जिनको हमने देखना है। एक है पीसीएस, प्रोसेस कंटेंशन स्कोप,
सिंस स्केड्यूलिंग कंपटीशन इज विद इन द प्रोसेस। अब ये क्या है कि एक प्रोसेस के अंदर जितने थ्रेड हैं उनके दरमियान स्केड्यूलिंग का होना, उसको हम कहते हैं प्रोसेस कंटेंशन स्कोप। कि एक प्रोसेस के जो अपने अंदर थ्रेड्स हैं उनके दरमियान स्केड्यूलिंग हो रही है कि कौन से वाला थ्रेड अभी रनिंग फॉर्म में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी एक और है टर्म, उसको हम कहते हैं सिस्टम कंटेंशन स्कोप, SCS। इसका क्या मतलब है कि एक प्रोसेस के थ्रेड्स के दरमियान हमने नहीं करनी स्केड्यूलिंग, बल्कि सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं उन सब के दरमियान स्केड्यूलिंग करनी है। इसको कहते हैं सिस्टम कंटेंशन। ठीक है, तो ये दो हमारे पास वेरिएशन है थ्रेड की स्केड्यूलिंग की, कि PCS और SCS। क्या आप प्रोसेस कंटेंशन कर रहे हैं, विद इन अ प्रोसेस स्केड्यूलिंग कर रहे हैं थ्रेड की, या फिर सिस्टम कंटेंशन कर रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम के जितने थ्रेड्स हैं उनके दरमियान आप लोग स्केड्यूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखना है। पी थ्रेड स्केड्यूलिंग। अब ये जो थ्रेड स्केड्यूलिंग है इसके अंदर हम देख लेते हैं। API अलाउज स्पेसिफाइंग आइदर PCS और SCS ड्यूरिंग थ्रेड क्रिएशन। ठीक है, थ्रेड क्रिएट करते हुए आप उनकी जोन सी मर्जी जो है वो स्केड्यूलिंग उनके साथ लगा दे, PCS या SCS। पी थ्रेड स्कोप प्रोसेस। ठीक है, अब पी थ्रेड जब स्केड्यूलिंग करता है तो पी थ्रेड स्कोप प्रोसेसेस जो है स्केड्यूल थ्रेड यूजिंग PCS स्केड्यूलिंग। तो पी थ्रेड स्कोप प्रोसेस जो है ये स्केड्यूलिंग करते हैं PCS एक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उनको स्केड्यूल करते हैं, जबकि पी थ्रेड स्कोप सिस्टम जो है ये सिस्टम के जितने भी थ्रेड्स हैं उनके दरमियान स्केड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दो वे हैं, इस तरह से आप किसी भी तरह इनको कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो प्रोसेस के दरमियान, प्रोसेस के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह की परमिशन देता है कि एक किस तरह से आप इनको स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स एंड मैक OS X ओनली अलाउ पी थ्रेड स्कोप सिस्टम। ठीक है, लिनक्स और मैक के अंदर आप क्या है पूरे सिस्टम के थ्रेड्स के दरमियान स्केड्यूलिंग करते हैं, प्रोसेस के अंदर नहीं करते। मल्टीपल प्रोसेसर स्केड्यूलिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर है। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेसर, एक से ज्यादा CPU है आपके सिस्टम के अंदर, उनके दरमियान स्केड्यूलिंग है। तो इस चैप्टर के अंदर हम टोटल सारी स्केड्यूलिंग पढ़े हैं। पहले हमने प्रोसेसेस की देखी, फिर थ्रेड्स की देखी, अब यहाँ पे प्रोसेसर है मल्टीपल और उनके दरमियान स्केड्यूलिंग है। ठीक है, CPU scheduling more complex when multiple CPUs are available। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही CPU के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट थ्रेड का होना आसान है स्केड्यूलिंग करना, जबकि मल्टीपल कोर, मल्टीपल प्रोसेसर का होना उनकी स्केड्यूलिंग जो है वो थोड़ी टफ है हमारे पास। अब है एक होमोजीनियस प्रोसेसर। होमोजीनियस प्रोसेसर का क्या मतलब है, विद इन अ मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, होमोजीनियस होता है ना सेम तरह के प्रोसेसर के, अगर आपने सेम तरह के सारी चिप्स हैं आपके प्रोसेसर के ऊपर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब दो इसकी टर्म है, एक है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और एक है सिमेट्रिक। ठीक है, होमोजीनियस प्रोसेसर जहाँ पे हम मल्टीपल प्रोसेसर सेम टाइप के यूज कर रहे हैं। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ओनली वन प्रोसेसर एक्सेसेस द सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, या ये मैं आपको डायग्राम से पहले समझा देती हूँ। हमारे पास है एक है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एक है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग SMP, इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल आपके प्रोसेसर लगे हुए हैं, उनकी एक सेम मेमोरी है। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेसर उसी सेम मेमोरी को क्या है शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और सबकी इक्वल प्रायोरिटी है। जबकि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या है कि सबकी मेमोरी जो है वो सेपरेट सेपरेट है, शेयर्ड मेमोरी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जो है मास्टर स्लेव या क्लाइंट सर्वर वाला जो है या पेरेंट चाइल्ड वाला थोड़ा सा सिस्टम चलता है, जहाँ पे एक मास्टर होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, स्लेव होते हैं। ठीक है, तो जो मास्टर होता है वो सारा कंट्रोल उसके पास होता है। ठीक है, और वो फिर आगे इसको कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, स्केड्यूल कर रहा होता है। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। फिर यहाँ पे हम कहते हैं प्रोसेसर अफिनिटी। ठीक है, जब कोई प्रोसेस किसी प्रोसेसर के ऊपर चल रहा होता है तो उसकी कुछ एफिलिएशन होती है, कुछ अफिनिटी होती है अपने प्रोसेसर के साथ। ठीक है,
तो अब वो दो तरह की अफिनिटी है। सबसे पहले प्रोसेस हैज अफिनिटी फॉर द प्रोसेसर ऑन विच इट इज करंटली रनिंग, ठीक है, जिसके साथ वो चल रहा है उसकी जो है वो एसोसिएशन उसी के साथ होगी, जाहिर बात है। तो दो तरह की अफिनिटी है, एक हमारे पास सॉफ्ट अफिनिटी और एक है हार्ड अफिनिटी। अब यहाँ पे नीचे लिख दी गई है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हार्ड अफिनिटी क्या है? हार्ड अफिनिटी इज अ मैकेनिज्म दैट इनेबल प्रोसेसेस कैन रन ओनली ऑन अ फिक्स सेट ऑफ वन और मोर प्रोसेसर, के आपके प्रोसेसेस जिस जिस प्रोसेसर को असाइन कर दिए गए हैं, वो वाले प्रोसेसेस सिर्फ उन्हीं प्रोसेसर के ऊपर चल सकते हैं। वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते कि एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर है, मैं इसके ऊपर रन नहीं होना चाहता, मैं साथ वाले प्रोसेसर के ऊपर रन होना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको जिस प्रोसेसर के ऊपर आपको स्केड्यूल किया गया है, आप उसी के ऊपर रन होंगे। इसको हम कहते हैं हार्ड अफिनिटी। और सॉफ्ट अफिनिटी का क्या मतलब है कि आपके प्रोसेसेस जो हैं, मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर स्केड्यूल हो सकते हैं, मीन्स रन टाइम पे वो खुद को मूव कर सकते हैं, ठीक है? Is a mechanism that keeping process on the same CPU as long as possible, otherwise process is migrated to the other process, ठीक है? अगर वो चाहे तो उसी प्रोसेस के ऊपर भी हो सकते हैं जिसको एलोकेट है, और माइग्रेशन करना चाहे तो माइग्रेट भी हो सकते हैं किसी दूसरे के ऊपर, तो इसको सॉफ्ट अफिनिटी कहते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास नोमा सीपीयू स्केड्यूलिंग, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम्स होते हैं, इनके मैं आपको आगे बताती हूँ, इसका आगे है टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर, क्योंकि हम वो वाला पढ़े हैं उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लोड बैलेंसिंग, कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, एक से ज़्यादा कोर है, तो उसके ऊपर क्या हमारी लोड बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है? मल्टीपल टास्क हैं हमारे सिस्टम के पास करने के लिए, तो वो उन सारे प्रोसेसर के ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे लोड बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग अटेम्प्ट्स टू कीप वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? तो वो अपने टास्क को क्या है बैलेंस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो हैं यहाँ पे मेथड, एक है पुश माइग्रेशन, एक है पुल माइग्रेशन। पुश माइग्रेशन क्या है? पीरियोडिक टास्क चेक लोड ऑन ईच प्रोसेसर एंड इफ फाउंड पुशेस टास्क फ्रॉम ओवरलोडेड सीपीयू टू अदर सीपीयू। पुश का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये बार बार चेक करता रहता है सीपीयू के ऊपर कितना कितना लोड है इस टाइम पे, और अगर उसको लगे कि लोड ज्यादा है तो ये क्या करता है, जो ओवरलोडेड सीपीयू हैं, ओवरलोडेड प्रोसेसेस हैं, वहां से जो है कुछ टास्क जो दूसरे खाली पड़े हुए आइडल पड़े हुए सीपीयू हैं उनके ऊपर पुश कर दिया जाता है, ठीक है? और पुल माइग्रेशन क्या है? आइडल प्रोसेसर पुल वेटिंग टास्क फ्रॉम द बिजी। पुश का क्या मतलब है? वहां पे दे दिया जाता है, और पुल का क्या मतलब है? वहां से खुद हम ले आते हैं, हम चेक करते हैं कि जिसके ऊपर ज्यादा लोड है वहां से हम क्या है, वेटिंग टास्क को खुद अपने प्रोसेसर के ऊपर ले आए, ठीक है? प्रोसेसर खुद अपने ऊपर ले आया और उनको रन कर दिया। और पुश के अंदर क्या है, देखा कौन से खाली पड़े हुए हैं, जहाँ पे ज्यादा लोड है वहां से जो है उनको पुश कर दिया, उनको धकेल दिया, ठीक है? सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन, इन दोनों के थ्रू क्या है कि हैवी लोडेड जो हमारे सीपीयूज हैं उनको उनका लोड बैलेंस कर दिया जाता है, और जो लाइट वेट होते हैं जिनके पास आइडल पड़े हुए कोई काम नहीं होता, उनके ऊपर दे दिया जाता है उन टास्क को करने के लिए, ठीक है? अच्छा, मल्टी कोर प्रोसेसर है रिसेंट ट्रेंड टू प्लेस मल्टीपल प्रोसेसर कोर ऑन द सेम फिजिकल चिप, ठीक है? आजकल मोस्टली ऐसे ही चाह रहे हैं कि एक सेम चिप के ऊपर मल्टीपल हम चिप लगा देते हैं अपने प्रोसेसर की, और वो हमारा मल्टी कोर सिस्टम बन जाता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। फास्टर एंड कंज्यूम लेस पावर, ठीक है, काम आपका जल्दी हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है थोड़ी कम कंज्यूम होती है। मल्टीपल थ्रेड्स पर कोर एज ग्रोइंग, ठीक है, तो जितने आपके कोर ज्यादा होंगे उतनी मल्टीपल टास्क आप एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर एक सिंगल आपका पास कोर है, एक प्रोसेसर है, तो वहां पे आप क्या एक ही मल्टीपल टास्क को बारी बारी करेंगे, ठीक है? और अगर इस तरह से आप उनकी कर लेते हैं, मल्टीपल कोर हैं, तो उसके ऊपर क्या, मल्टीपल कोर के ऊपर आप एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? पैरालिज्म हो जाएगी वहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इवेल्युएशन है हमारे पास।
अच्छा, एल्गोरिदम इवैल्यूएशन के अंदर क्या है, हम जितनी भी एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, उनको हमने यहाँ पे क्या इवैल्यूएट करना है, उनको चेक करना है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये ठीक है भी या नहीं है, ठीक है? हाउ टू सेलेक्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा एल्गोरिदम लगाएं? उसके लिए एल्गोरिदम को चेक करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा, उसके बाद ही हमें पता चल सकता है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, हम डिटरमिन करेंगे क्राइटेरिया, फिर उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग। डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग के अंदर क्या है, टाइप ऑफ एनालिटिक इवैल्यूएशन, ठीक है, एक तरह की ये इवैल्यूएशन होती है। टेक अ पर्टिकुलर प्री डिटर्मिन्ड वर्कलोड एंड डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एल्गोरिदम फॉर दैट वर्कलोड। यहाँ पे क्या है, हमने एक स्पेसिफिक एक वर्कलोड ले लिया कि ये हमारा टास्क है जिसको हमने करना है, ठीक है? और उसके ऊपर क्या है, उस वर्कलोड के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम्स को लगा के उनकी इवैल्यूएशन कर ली, ठीक है? यहाँ पे इसकी एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास कोई टास्क है, ठीक है, ये वाले प्रोसेसेस हैं, सेम यही वाले प्रोसेसेस हमने चलाई मल्टीपल डिफरेंट जो है हमारे एल्गोरिदम उनके साथ। उसी वाले टास्क को हमने किया एफसीएफएस के साथ, उसी को हमने किया प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव एसडीएफ के साथ, और उसी को हमने किया राउंड रॉबिन के साथ। फिर हमने इनके एवरेज टाइम निकाले और हमने चेक कर लिया कि इनमें से सबसे कम जो है वो कौन टाइम ले रहा है। तो इनमें से सबसे कम जो है वो एसडीएफ टाइम ले रहा है 13 मिली सेकेंड, ठीक है? तो इसका मतलब है हम स्पेसिफाई कर देंगे, हम डिटरमिन कर लेंगे, हमें डिटरमिन हो गया है कि अगर इस टाइप का हमारा वर्कलोड होगा तो उसके ऊपर जो है एसजेएफ टाइप का हम एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है? अगर इससे डिफरेंट हमने कोई वर्कलोड लिया और उसके ऊपर लेट्स सपोज हमारा राउंड रोबिन एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है, तो हम कहेंगे अगर हमारे पास हमारा वर्कलोड इस टाइप का होगा तो उसके ऊपर हम राउंड रोबिन टाइप का लगाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इनको डिटरमिन करके रख लेते हैं और फिर जैसा वर्कलोड होता है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर एल्गोरिदम लगा देते हैं। क्यूइंग मॉडल। अब क्यूइंग मॉडल क्या है, डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ प्रोसेसेस एंड सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट प्रोबेबिलिस्टिकली। अब क्यूइंग मॉडलिंग के अंदर क्या है, जो जो से प्रोसेसेस आते जा रहे हैं उन्होंने कितनी सीपीयू बस यूज करनी है, कितनी आईओ बस यूज करनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर लिया जाता है, ठीक है? उनकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर लिया जाता है और जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी होती है वो नोट करके रख ली जाती है और फिर उनमें से सबसे प्रोबेबिलिटी की रेशियो चेक करके देख लिया जाता है कौन सा बेस्ट और कौन सा नहीं बेस्ट, ठीक है? उसके अंदर हर चीज़ ये वाली नोट की जाती है। उसका एक्सपोनेंशियल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है? मतलब एक्सपोनेंशियली उसका कितनी टाइम लग रहा है, या फिर उसकी मीन रेशियो वगैरह निकाल के रख ली कितना टाइम लग रहा है। एवरेज थ्रूपुट वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है हमारे सीपीयू की, ठीक है? वेटिंग टाइम कितना दे रहा है, मतलब ये डिफरेंट पैरामीटर हैं। इन डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लेते हैं, ठीक है? चेक करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास क्यूइंग मॉडल के अंदर एक फार्मूला यूज होता है, लिटल्स फार्मूला, ठीक है? लिटल्स फार्मूला हमारे पास यूज होता है। अब ये लिटल्स फार्मूला क्या कहता है, इस स्टेडी स्टेट प्रोसेसेस लिविंग क्यू मस्ट इक्वल प्रोसेसेस अराइविंग, ठीक है? ये क्या बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है? इसको अब फार्मूला को हम किस तरह से जो है इवेलुएट करते हैं, तीन चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं। एक है एन, एन के है हमारे पास एवरेज क्यू लेंथ, ठीक है, कि हमारे क्यू की लेंथ कितनी है जिसके अंदर हमारे प्रोसेस पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू, एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, कि क्यू के अंदर प्रोसेसेस को कितना वेटिंग टाइम जो है लगता है, कितना वेट करना पड़ता है। और थर्ड है हमारे पास लैम्डा, एवरेज अराइवल रेट इन क्यू, ठीक है, कि हर एक का जो है वो करनी है एवरेज क्यू लेंथ, कि हमारी एवरेज क्यू लेंथ कितनी है, एन फाइंड करना है। तो बाकी हम क्या करेंगे, एवरेज अराइवल टाइम कितना है हमारे क्यू का, ठीक है, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेटिंग टाइम के साथ, तो हमारे पास एवरेज जो लेंथ होगी हमारे क्यू की। अच्छा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 डेडलॉक्स का, ठीक है? डेडलॉक का हमने देखा था कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हमारा सिस्टम जो है बाउंड हो जाता है और आगे फर्दर वो कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे मल्टीपल 2 और मोर प्रोसेसेस हैं और उसमें से हर एक प्रोसेस जो है इस वेट में बैठा है कि उसको रिसोर्स एलोकेट हो और वो अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म करके तब टर्मिनेट हो,
ठीक है, लेकिन जो उसको रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स तो उससे नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है उसके पास है, और वो भी इसी वेट में है कि उसको भी कोई और रिसोर्स मिले तभी वो कंप्लीट करके जाएगा। तो मतलब हर एक प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट रिसोर्स के वेट में है, और नेक्स्ट रिसोर्स उस प्रोसेस के पास है जो कि आगे वेट में है। तो इस तरह से एक चेन, एक साइकिल, एक सर्कल सा बना हुआ है, जो कि वो लूप खत्म ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से हर एक दूसरे के वेट में बैठा हुआ है और किसी का भी जो है वो वेट खत्म ही नहीं हो रहा और वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। तो वो एक चेन बन गई, एक लूप बन गई, जिसके अंदर सिस्टम जो है अब उस लूप के अंदर बाउंड हो गया। तो इस वजह से सिस्टम कोई प्रोग्रेसिवली टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं डेडलॉक स्टेट। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सिस्टम के अंदर रिसोर्स का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज होती हैं, मेमोरी हो गए, आईओ डिवाइसेस वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि प्रोसेसेस को चाहिए होते हैं अपनी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हर एक रिसोर्स की फिर आगे रिसोर्स टाइप होती है, रिसोर्स के इंस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास रिसोर्स है प्रिंटर, तो 3-4 प्रिंटर लगे हुए हैं, तो उसकी इंस्टेंसेस होंगे रिसोर्स 1 2 3। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सीपीयू के साइकिल, मेमोरी स्पेस किसी को चाहिए, आईओ डिवाइसेस, ये सारे क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिसोर्सेज और आगे उनके इंस्टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ईच प्रोसेस यूटिलाइज अ रिसोर्स एज फॉलोज। हर एक जो प्रोसेस है वो रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करता है, उसका सीक्वेंस है कि रिसोर्स को यूज़ करने से पहले उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन के बाद वो यूज़ किया जाता है, और यूज़ करने के बाद उसको क्या है, रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, कि अब ये वाला मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, अब यही वाला रिसोर्स कोई दूसरा प्रोसेस इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब डेडलॉक की हम बात कर रहे हैं, तो डेडलॉक क्या है, एक खतरनाक सिचुएशन है हमारे सिस्टम की। इसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर ये वाली 4 करैक्टरिस्टिक्स पाई गई हैं आपके सिस्टम के अंदर किसी एक सिचुएशन पे, तो उसका क्या मतलब है, डेडलॉक आ गया। ठीक है, तो ये 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था, हमने यही पढ़ा था ना पीछे जब हम क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे थे, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, कि हमारा सिर्फ एक प्रोसेस एट द सेम टाइम हमारे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे या रिसोर्सेज को यूज करे। ठीक है, और कोई दूसरा उस टाइम पे उस रिसोर्स को यूज ना कर सके। तो ये क्या एक लिमिट होगी कि जिस टाइम पे कोई एक प्रोसेस यूज कर रहा है रिसोर्स को, उस टाइम पे कोई दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट। A process holding at least one resource is waiting to acquire additional resource held by other process. Hold and wait. Process ने क्या है, होल्ड किए हुए हैं कुछ रिसोर्सेज, ठीक है, एटलीस्ट उसके पास जो है कोई रिसोर्स है जिसको वो करंटली यूज कर रहा है, एंड वेट, और वो किसी और रिसोर्स के लिए वेट भी कर रहा है कि वो रिसोर्स उसको मिलेगा तभी वो टास्क को कंप्लीट कर सकेगा। ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज हैं और कुछ के लिए वो वेट भी कर रहा है। और हर एक प्रोसेस जब इस स्टेट के अंदर होगा कि उसके पास होल्ड भी किए हुए हैं और वेट भी कर रहे हैं, तो वो क्या सारे के सारे डेडलॉक में आ जाएंगे। ठीक है, अ प्रोसेस होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स, कि एटलीस्ट एक रिसोर्स उसने होल्ड किया हुआ है और वो आगे एडिशनल रिसोर्सेज के लिए वेट भी कर रहा है, हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। ठीक है, जो कि दूसरे आगे किसी प्रोसेस ने हेल्ड किया हुआ है। थर्ड कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। A resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. नो प्रीएम्पशन हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। नो प्रीएम्पशन क्या होता है कि प्रोसेस जब एक दफ़ा अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए आ गया, तो कोई दूसरा उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले और वॉलंटियरली अपनी मर्जी से जब तक वो सेक्शन से ना निकल ले, उसको कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो नो प्रीएम्पशन, कोई इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, कोई इसको हटा नहीं सकता। सर्कुलर वेट, there exists a set of processes of waiting processes such that P0 is waiting for the resources that is held by P1 and P1 is waiting for the resource that is held by P2। ठीक है, और P2 3 4 इस तरह से Pn-1 तक, मीन्स कि सर्कुलर वेट बन जाएगा आपके
जो प्रोसेसेस हैं वो वेट कर रहे होंगे, सर्कल एक बन जाएगा जिसके अंदर हर एक प्रोसेस अपने से नेक्स्ट वाले का वेट कर रहा होगा कि वो उसको रिसोर्स दे, और वो नेक्स्ट वाला उससे आगे वाले का वेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक चला गया तो कोई और दूसरा उस टाइम रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन जहाँ पे उसने खुद से होल्ड किया और वो वेट भी कर रहा है आगे वाले रिसोर्स के लिए। ठीक है, नो प्रीएम्पशन, वो एक दफा चला गया, उसको कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। मींस की सारी कंडीशन कहाँ पे जा रही है, डेडलॉक की तरफ। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है आपका सिस्टम इस टाइम डेडलॉक स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है, 4 करेक्टरिस्टिक हैं जो कि डेडलॉक को लीड करती हैं। ठीक है, इंडिकेट करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर क्या है, यहाँ पे हम रिसोर्सेज को एक ग्राफ की फॉर्म में लिख के बना के चेक करते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अ सेट ऑफ वर्टिसेस v एंड अ सेट ऑफ एजेस e। ठीक है, ग्राफ के अंदर क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। v इज पार्टीशन इनटू टू टाइप्स। अब जो नोड हैं, जो वर्टिसेस हैं, उनको दो टाइप के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, P1 से Pn तक द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। ठीक है, P यहाँ पे किसको शो कर रहा है, प्रोसेसेस को शो कर रहा है। और दूसरा जो हमने वर्टिसेस को डिवाइड करके दूसरी टाइप है R, 1 to M इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑल द रिसोर्सेज इन द सिस्टम। ठीक है, और R यहाँ पे किसको शो करेगा, रिसोर्सेज को। प्रोसेसेस P और रिसोर्सेज जो कि प्रोसेसेस को चाहिए हैं उनको R से शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट एज है। ठीक है, जब प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करनी है रिसोर्स के लिए। डायरेक्टेड एज है यहाँ पे पी आई टू आर आई। ठीक है, या जे जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पी आई जो है रिक्वेस्ट कर रहा है आर जे। ठीक है, आर रिसोर्स के लिए। ठीक है, जैसे प्रोसेस पी वन है, ये वेट कर रहा है किसी रिसोर्स वन के लिए, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट एज को शो कर रहा है। असाइनमेंट एज क्या है कि जब आपके रिसोर्स को जो है पी रिसोर्स जो है इस पी प्रोसेस को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी पहले था क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा था, यहाँ पे रिसोर्स उसको एलोकेट हो गया, असाइन हो गया। तो अब ये वाले रिसोर्स का जो है एरो जा रहा है प्रोसेस की तरफ, तो ये वाला रिसोर्स इस प्रोसेस को एलोकेट हो गया, असाइनमेंट हो गई है। ठीक है, तो ये एजेस है। अब ये सर्कल शो करेगा प्रोसेस को। ये जो बॉक्स बना हुआ है और इसके अंदर ये 4 बॉक्स छोटे बने हुए हैं, ये क्या शो कर रहा है कि कोई आपका रिसोर्स है और इसके अंदर ये 4 इसके इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, पी आई जो है रिक्वेस्ट कर रहा है इंस्टेंस ऑफ आर जे के लिए, तो उसका क्या मतलब है, सर्कल बनाया प्रोसेस पी आई इज रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आर जे। तो ये आर जे के अंदर जिस वाले को रिक्वेस्ट कर रहा है 1 2 3 को, उसके ऊपर हम पॉइंट कर देंगे। ठीक है, पी आई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आर जे, इसका मतलब है असाइनमेंट एज कि पी प्रोसेस को मिल गया है इस टाइम रिसोर्स। तो अब ये क्या एरो इन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो रिसोर्स का जो सा इंस्टेंस था उससे एरो प्रोसेस की तरफ चला गया कि ये वाला इसको एलोकेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पे अब एक ग्राफ बना हुआ है। P1 ने क्या है, रिक्वेस्ट की हुई है R1 के लिए। ठीक है, और R1 किसको एलोकेट है, P2 को एलोकेट है। ठीक है, फिर P2 ने एलोकेट किया भी हुआ है R1 को और वेट भी कर रहा है R3 के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट की हुई है, और R3 वाला जो रिसोर्स है वो आगे P3 को एलोकेटेड है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, एक एलोकेट किया हुआ P2 ने, एक एलोकेट किया हुआ P1 ने। ठीक है, R4 के 3 इंस्टेंसेस हैं, लेकिन ना तो कोई रिक्वेस्ट है ना ही कोई ये एलोकेशन हुई है। तो इस तरह से ये हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया हुआ है, अच्छा अब ये हम बना लेते हैं ना ग्राफ, तो इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा। इसकी दो सिचुएशन है कि अगर जो है यहाँ पे ग्राफ के अंदर आपके साइकिल नहीं आता, साइकिल नहीं बनता, जैसे इस तरह ये बना हुआ है, लूप नहीं आती, तो उसका मतलब है डेडलॉक नहीं है क्योंकि वो सर्कल नहीं बनेगा। लेकिन अगर साइकिल आ गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पक्का पक्का यहाँ पे डेडलॉक है। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइकलीनेस चेक कर लेते हैं, या फिर आप यूं करने के चांसेस हैं यहाँ पे सर्कल के ऊपर कि डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
ठीक है, कि मतलब सर्कल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है, सर्कल है तो डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। फिर इसको चेक किया जाता है किस तरह से, ये सारे डिफरेंट मेथड हमने आगे पढ़ने हैं इसके, ठीक है। डेडलॉक की 4 कंडीशंस हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, सर्कल तो बना है लेकिन डेडलॉक नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? P1 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, R1 के क्या है, दोनों एलोकेटेड हैं, P2 के पास है एक और एक P3 के पास है, ठीक है। P3 ने क्या है, रिक्वेस्ट की हुई है R2 के लिए, R2 के जो दो हैं वो दोनों एलोकेटेड है, एक P1 को एक P4 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से भी जब इस वाले P2 ने इस वाले रिसोर्स को यूज करके रिलीज कर देना, तो ये वाला क्या फ्री हो जाएगा, ठीक है। फ्री हो जाएगा तो ये वाला P1 को मिल जाएगा, ठीक है। और R4 के पास भी जोन सा है, ये इसको फ्री करके फौरन से वापस दे देगा। अगर ये इस तरह से यहाँ पे भी साइकिल होता कि ये वाले जो है आगे फर्दर किसी का वेट कर रहे हैं, वो वाला फर्दर आगे किसी का वेट कर रहा है, और यहाँ पे भी ये वाली एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, लूप बन जाती। और ऐसा कोई भी वे हमें फाइंड ना होता कि जिससे कोई प्रोसेस रिलीज करने के बाद भी दूसरे को देने से डेडलॉक खत्म ना होता, तो फिर यहाँ पे डेडलॉक आ सकता था, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे साइकिल है लेकिन यहाँ पे डेडलॉक नहीं है, ठीक है। कि थोड़ा सा वेट इनको करना पड़ेगा लेकिन सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। ये जब रिलीज करेंगे तो दूसरे वालों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो साइकिल का हमेशा ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डेडलॉक है। साइकिल का मतलब है कि डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसकी अब समझ आ गई है